आपने कुछ शब्दों पर आधारित प्रश्न देखे, आपने देखा कि ये जो शब्दों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, इनके अंदर जो है अगर कभी भी विषय व्यक्त प्रश्न आपसे पूछा गया है तो जो लॉजिक था वो इतना कोई टफ नहीं था, लॉजिक इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। उन्होंने बड़े ही सिंपल से तर्क रखे हैं यहाँ पे, तो जब आप इन प्रश्नों को करें आप भी अपने तर्कों को सिंपल ही रखें। अब शब्दों पर आधारित प्रश्नों के बाद हम कुछ यहाँ पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर जब भी आप संख्याओं का वर्गीकरण करें, ठीक है, संख्या पर आधारित वर्गीकरण के प्रश्न करें तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सर यहाँ पे आपका पहला लॉजिक जो है वो सम संख्या और विषम संख्या वाला नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे यहाँ पर अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कि वो हमेशा इस लॉजिक को सबसे पहले लगा देते हैं कि सर ये तीन दिए गए तीन विकल्पों में संख्याएं विषम है, ठीक है, ये एक अकेला विकल्प है जहां पे सम संख्या लिखी है तो ये सबसे अलग हो गया। या फिर कहते हैं कि सर ये तीन विकल्पों में संख्याएं सम संख्या दे रखी है, केवल यही एक विकल्प ऐसा है जिसमें विषम संख्या दे रखी है तो ये सबसे अलग हो गया। नहीं, देखिए जब आप संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले आप सम संख्या और विषम संख्या वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। सम संख्या विषम संख्या के लॉजिक को लगाने से पहले आप इन लॉजिक्स को ट्राई करेंगे कि क्या दिए गए विकल्पों में संख्याएं पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है, या फिर पूर्ण वर्ग पूर्ण घन के आसपास है, यानी कि प्लस माइनस एक दो है, प्लस ठीक है, पूर्ण घन प्लस माइनस एक दो है, पूर्ण वर्ग प्लस माइनस एक दो है, या तो दी गई संख्या खुद अभाज्य संख्याएं हैं, या तो दी गई संख्याएं अभाज्य संख्या से विभाजित हैं, या तो फिर उनके जो अभाज्य कारक हैं, प्राइम फैक्टर जिनको कहते हैं, अभाज्य कारक जो है उनकी संख्याएं समान है, या तो फिर संख्या के दिए गए अंकों का योग समान है, ठीक है। पहले आपको ये सारे लॉजिक ट्राई करने हैं और इन सारे लॉजिक को ट्राई करने पर भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो सर फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई सर ये तीन विकल्प सम संख्या है, ये इकलौती विषम संख्या है तो ये सबसे अलग हो गया, या फिर ये तीन विकल्प जो है वो विषम संख्याएं हैं, ये इकलौती सम संख्या है तो ये सबसे अलग हो गया, ठीक है। तब आप ये लॉजिक्स लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये लॉजिक्स नहीं लगा सकते, ये चीज ध्यान में रखेगा। उससे पहले आपको ये लॉजिक्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले जो लॉजिक्स मैंने बताया, पूर्ण घन पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन प्लस माइनस एक दो, पूर्ण वर्ग प्लस माइनस एक दो, ठीक है, किसी अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या से विभाजित होती संख्याएं, ठीक है, अभाज्य कारकों की संख्या या फिर अंकों की संख्याओं का योग, ठीक है। आप पहले ये लॉजिक लगाएंगे। और फिर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, लोग अक्सर ये भी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर ये जो संख्याएं है ना, ये चारों विकल्प जो है वो एक श्रृंखला में लोग लेते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये चारों विकल्प अलग अलग हैं, ठीक है, आप इनको श्रृंखला में नहीं ला सकते। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, लोग ऐसा लॉजिक लगा देते हैं कि सर ए से बी जाने पर देखिए 12 का गैप आ रहा है। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे गैप निकाल नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, कि वो ऐसा कहते हैं कि ए से बी में सर 12 का गैप है, बी से सी में भी 12 का गैप है, लेकिन सी से डी में जो है वो 15 का गैप है, तो सर ये सबसे डी जो हो गया वो अलग हो गया। नहीं, ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक गलत है, ठीक है। आप यहां पर इन चारों विकल्पों को एक श्रृंखला में नहीं रख सकते, ये श्रृंखला का प्रश्न नहीं है, ये वर्गीकरण का प्रश्न है। यहां पर हर विकल्प एक अलग संख्या के रूप में देखा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने जो लॉजिक मैंने समझाए हैं उन्हीं लॉजिक को ट्राई करना है, और इन सारे लॉजिक्स को ट्राई करने के बाद अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप सम और विषम का लॉजिक लगाएं, लेकिन सबसे पहले सम और विषम वाला लॉजिक ना लगाएं। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर इन चारों विकल्पों को मैं देखूं तो यहां पर सबसे अलग हमारा जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, क्योंकि ए इकलौती ऐसी संख्या है, 121 एक ऐसी इकलौती ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, 11 का पूर्ण वर्ग है, बाकी तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। या फिर अगर आप में से कोई ये कहता है कि सर विकल्प बी जो है वो 3 से विभाजित होता है, विकल्प सी 3 से विभाजित होता है और विकल्प डी 3 से विभाजित होता है, ठीक है, लेकिन जो विकल्प ए है वो 3 से विभाजित नहीं होता, तो सर आपका भी लॉजिक सही है, आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संख्या पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो कोई लॉजिक स्पेसिफिक आएंगे, हो सकता है आपको वहां पे एक से ज्यादा लॉजिक लगते हुए दिखाई दें लेकिन आपका जवाब सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है।
जैसे कि यहां पर देखिए 11, 13, 15, 17, अगर इनमें मैं सबसे अलग विकल्प ढूंढूं तो वो क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 इकलौती ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित हो रही है, बाकी कोई भी संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 11, 13 और 17 सर ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जबकि ये जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 15 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूं। तो आप दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा सकते थे। अब देखिए, जब कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले जहां पर प्रत्येक विकल्प में दो संख्याएं लिखी हो और वो दो संख्याएं या तो एक अनुपात के चिन्ह से अलग अलग रखी गई हो या तो फिर इस तरीके से एक डैश के चिन्ह से अलग अलग रखी गई हो, ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यदि प्रत्येक विकल्प में दो संख्याएं लिखी गई हैं तो वहां पे सम और विषम संख्या वाले लॉजिक से पहले अब दो तर्क और जुड़ जाएंगे, दो और एक्स्ट्रा तर्क जुड़ जाएंगे। पहला तर्क क्या जुड़ जाएगा यहां पर कि हो सकता है कि दी गई संख्याएं आपस में एक दूसरे की गुणज हो, ठीक है, मल्टीपल हो, या फिर जो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान हो। तो अब यहां पर क्या है कि बाकी सारे लॉजिक तो लगेंगे ही लगेंगे, हो सकता है बाकी सारे लॉजिक भी लगे, ठीक है, लेकिन ये दो नए लॉजिक और जुड़ जाते हैं। तो अब आपका लॉजिक का सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन प्लस माइनस 1 2, पूर्ण वर्ग प्लस माइनस 1 2, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या से विभाजित होती हुई संख्या, या फिर अभाज्य कारकों की संख्या समान है, या तो अंकों का योग समान है, या फिर दी गई संख्याएं एक दूसरे के गुणज हैं, या फिर संख्याओं के बीच का अंतर समान है, ठीक है। लेकिन ये जो दो एक्स्ट्रा लॉजिक आप लगा रहे हैं ना, गुणज और अंतर वाला, ये तभी लगाएंगे जब प्रत्येक विकल्प में दो संख्याएं दे रखी हो। अगर एक एक संख्या है तो फिर ये दो एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगते। जैसे कि यहां पर अगर मैं इस प्रश्न को ध्यान से देखूं तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि प्रत्येक विकल्प में जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का गुणज है, ठीक है, जैसे कि 3 गुणा 4 12, 4 गुणे 5 20, 6 गुणे 7 42 और 7 गुणे 9 63। अब आप में से कई लोग क्या ये गलती कर देंगे, वो कहेंगे कि सर ए जो हो गया वो अलग हो गया, क्योंकि देखिए बी, सी और डी में जो गुणन कारक है वो विषम संख्याएं हैं, जबकि ए में सम संख्या है, गुणन कारक नहीं। मैंने क्या कहा कि सर सम विषम का लॉजिक आप सबसे आखिर में लगाएंगे जब आपका कोई लॉजिक फिट नहीं बैठता। अब देखिए, मैं आपकी जगह होता तो क्या लॉजिक लगाता, मैं कहता कि मेरा जवाब हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि विकल्प ए, बी और सी में जो गुणन कारक है वो पहली संख्या से एक ज्यादा है। जैसे कि 3 + 1 गुणन कारक हो गया 4, 4 + 1 गुणन कारक हो गया 5, 6 + 1 गुणन कारक हो गया 7। लेकिन जो विकल्प डी था वहां पे जो गुणन कारक है वो पहली संख्या से 2 ज्यादा है, 7 + 2 9। तो हमारा जवाब क्या हो गया, विकल्प डी। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, यहां पर भी प्रत्येक विकल्प में दो दो संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम बाकी सारे लॉजिक्स को तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का गुणज है, ठीक है, जैसे कि 12 गुणे 8 96, 13 गुणे 9 117, 15 गुणे 8 120, 16 गुणे 8 128। तो अब जाहिर सी बात है, मुझे साफ साफ दिख गया कि मेरा सबसे अलग विकल्प क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि केवल विकल्प बी में जो गुणन कारक है वो 9 है, बाकी तीनों विकल्पों में गुणन कारक 8 है, ठीक है, इस आधार पे। ये ट्राई करिए। सर जैसे कि इस प्रश्न में देखिए चारों ही संख्याएं पूर्ण घन दे रखी है, जैसे 27 3 का घन है, 125 5 का घन है, 216 6 का घन है और 64 4 का घन है।
ठीक है, चारों ही विकल्प पूर्ण घन दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जवाब विकल्प डी होगा, क्योंकि विकल्प डी एक इकलौती 64 इकलौती ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी है। 64 4 का घन है और साथ साथ में 8 का वर्ग भी है। तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 64। 21 39 51 83। सर यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 83, क्योंकि 83 इकलौती ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक है, बाकी तीनों संख्याएं अभाज्य नहीं है। 21 3 से विभाजित होती है, 39 3 से, 51 3 से। हाँ, तो अगर आप में से कोई ये कहता है कि सर यहाँ पर जो डी विकल्प है वो इकलौती ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित नहीं होती, तो वो भी सही है, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो जाहिर सी बात है अपने आप और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती होगी। 145, 197, 257, 399। देखिए, यहाँ पर 145 को हम 12 का वर्ग प्लस 1 लिख सकते हैं। 197 को हम ये लिख सकते हैं, 257 को हम ये लिख सकते हैं, जबकि 399 क्या होगा? 20 का वर्ग घटा 1। तो यहां पर देखिए विकल्प ए बी और सी जो है वो पूर्ण वर्ग प्लस 1 है, जबकि विकल्प डी जो है वो पूर्ण वर्ग घटा 1 था। तो जाहिर सी बात है जो डी हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही इकलौते ऐसा विकल्प था जो कि पूर्ण वर्ग घटा 1 था। यहां पर भी देखिए प्रत्येक विकल्प में दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वाले लॉजिक फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो विकल्प ए में गुणा 12, विकल्प बी में गुणा 12, ठीक है, विकल्प सी में गुणा 12, जबकि विकल्प डी में गुणा 11 हो रहा है। तो यहाँ पे डी हमारा जवाब हो जाएगा, क्योंकि डी में जो गुणन कारक था वो 11 था, बाकी सब में गुणन कारक 12 था।
जैसे कि यहाँ पर देखिए सर, 126 को हम 5 का घन जोड़ 1 लिख सकते हैं, 217 को हम 6 का घन जोड़ 1 लिख सकते हैं, 345 7 का घन जोड़ 2 हो जाएगा और 513 8 का घन जोड़ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा जवाब क्या हो गया, सी। क्योंकि सी इकलौता विकल्प था जहां पर संख्या पूर्ण घन जोड़ 2 था, बाकी सब में संख्याएं पूर्ण घन जोड़ 1 है। ठीक है। 57 87 131 133। सर यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 131, क्योंकि 131 इकलौती अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है। 57 3 से विभाजित होगा, 87 भी 3 से विभाजित होगा और 133 7 से विभाजित होगा। ठीक है, केवल अभाज्य संख्या 131 थी, तो यही यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। देखिए सर, यहाँ पर 21 को हम 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, 24 को हम 8 गुणा 3 लिख सकते हैं, 28 को हम 7 गुणा 4 लिख सकते हैं, 32 को हम 8 गुणा 4 लिख सकते हैं, 70 को हम 7 गुणा 10 लिख सकते हैं, 80 को हम 8 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो विकल्प ए, बी और सी में जो पहली संख्या है वो 7 का गुणज है और दूसरी संख्या 8 का गुणज है, जबकि विकल्प सी में कोई भी संख्या 7 या 8 का गुणज नहीं है। तो जवाब क्या हो गया, विकल्प सी। देखिए यहाँ पे 15 21 24 और 29 में जवाब हो जाएगा 29, क्योंकि 29 इकलौती अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है। ठीक है, इकलौती अभाज्य संख्या डी था, तो डी आपका जवाब हो गया।
45, 53, 63, 73। सर यहाँ पर जवाब हो जाएगा 63, क्योंकि 63 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी तीनों अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। बाकी तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, इतने सारे प्रश्नों के बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ एक आइडिया लग गया है कि किस तरीके से संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का वर्गीकरण करना है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।